हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मास्टर। दिस इज़ द सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट अमेंडमेंट, उसकी क्या टाइप्स हैं और अमेंडमेंट का प्रोसीजर और कैसे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 26 नवंबर 1949 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया साइन हुआ तो उस टाइम की हमारी सिचुएशंस और हमारी कंडीशंस डिफरेंट थी और एट प्रेजेंट हमारी कंडीशंस और नीड्स हमारी डिफरेंट है। तो इन चेंजिंग कंडीशंस और नीड को एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अमेंडमेंट क्रिएट करते हैं, अमेंडमेंट लेके आते हैं। जो हमारी इंडिया का प्रोसीजर है अमेंडमेंट लाने का, वो तो ना ही इजी है, कैसे ब्रिटेन की तरह ना इजी है और यूएसए की तरह ना डिफ़िकल्ट है। मींस यूएसए में अमेंडमेंट लाना बहुत डिफ़िकल्ट है और ब्रिटेन में इट इज़ वेरी इजी। तो दूसरे शब्दों में ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ना ही वो फ्लेक्सिबल है और ना ही वो रिजिड है। ये इन दोनों का मिक्स है। कुछ जगहों को हम इजीली चेंज कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को हमें अमेंड करने में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। आर्टिकल 368 पार्ट 20 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि हमारी पार्लियामेंट के पास पावर है। किस चीज़ की पावर है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी प्रोसीजर को अमेंड करने की पावर हमारी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। वो कहता है, ये पार्ट कहता है कि पार्लियामेंट चाहे तो अपनी पावर से क्या कर सकती है, किसी भी नए प्रोविजन को ऐड कर सकती है या फिर कोई जो प्रोविजन एग्जिस्टेंस में है उसको हटा सकती है। जो भी उसका प्रोसीजर है उसके द्वारा वो कोई भी ऐड कर सकती है, कुछ भी चेंज कर सकती है और कोई भी प्रोविजंस हटा सकती है। साथ ही साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि पार्लियामेंट चेंज तो कर सकती है, हमारे प्रोविजंस को ऐड कर सकती है, रिपील कर सकती है, बट कुछ प्रोविजंस को वो अमेंड नहीं कर सकती। वो कौन से प्रोविजन है? वो प्रोविजंस जो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दे, उन चीज़ों को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। और ये बात कहाँ गई है? ये बात कही गई है केशव नंदा भारती केस में 1973 में जो हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है। अब हम बात करेंगे हमारे टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट की। आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 वेज है अमेंडमेंट लाने के। वो कौन से हैं? पहला वे है अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। सेकेंड तरीका है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। और थर्ड तरीका जो है वो है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप को डिस्क्राइब करेंगे, दैट इज बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे भी प्रोविजन हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं बाय सिंपल मेजॉरिटी। हमारे दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा की अगर कोई सिंपल मेजॉरिटी है, मीन्स जो हम सिंपल रूल लगाते हैं 50% वाला, उस मेजॉरिटी के हिसाब से हम इन प्रोविजंस को चेंज कर सकते हैं। बट जो सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा जो भी हमारे प्रोविजन चेंज किए जाएंगे वो हमारे आर्टिकल 368 के स्कोप के बाहर होंगे। मतलब वो सारी चीज़ें जो हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लेकर आते हैं आर्टिकल 368 में, वो सिंपल मेजॉरिटी से चेंज नहीं की जा सकती हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से प्रोविजंस हम सिंपल मेजॉरिटी से चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट है, अगर हमने कोई न्यू स्टेट बनाना है, ठीक है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, या फिर हमने कोई न्यू स्टेट बनाया, उसकी एरिया को ऑल्टर किया, उसकी बाउंड्रीज को चेंज किया, या फिर जो स्टेट ऑलरेडी बना हुआ है उसके अगर नाम को चेंज करना हो तो भी हम उसको सिंपल मेजॉरिटी से चेंज कर सकते हैं। कोई भी हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है स्टेट की, उसको अबॉलिश करना और उसकी क्रिएशन करना भी क्या हो सकता है? सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है। सेकेंड शेड्यूल में जितने भी एमोलमेंट्स के प्रोविजन दिए गए हैं, अलाउंस, प्रिविलेजेस, ठीक है, वो सारी ही चीज़ें हम सिंपल मेजॉरिटी से चेंज कर सकते हैं। क्वरम का जो प्रोविजन दिया गया है पार्लियामेंट में वो भी सिंपल मेजॉरिटी से चेंज होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी, उनके अलाउंसेस और पार्लियामेंट का जो रूल ऑफ प्रोसीजर है, ये चीज़ें किससे होंगी? सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं और क्या क्या प्रोविजन इसमें इंक्लूड है। हमारे कोई भी पार्लियामेंट की प्रिविलेज हो, उसके मेंबर्स, उसके कमेटी से रिलेटेड कोई भी प्रिविलेज हो, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। पार्लियामेंट में इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ होना, या सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन की कन्फर्मेंट कहाँ कहाँ तक है,
कोई भी सिटीजनशिप का प्रोविजन हो, चाहे वो एक्विजिशन के मामले में हो, चाहे वो टर्मिनेशन के मामले में हो, सिटीजनशिप की कोई भी अमेंडमेंट किसके पास है? हमारे पार्लियामेंट के पास है। इलेक्शन टू द पार्लियामेंट इन स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में जितने भी इलेक्शन के प्रावधान हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंसी की डीलिमिटेशन, यूनियन टेरिटरी के रिगार्डिंग, ठीक है। और हमारा 5th शेड्यूल जो क्या कहता है? शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल एरियाज की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहता है। और हमारा 6th शेड्यूल जो कहता है ट्राइबल एरियाज की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ये सारे ही प्रोविजंस हम किससे अमेंड कर सकते हैं? सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट से इनको चेंज किया जा सकता है। सेकेंड टाइप जो हमारी अमेंडमेंट की है वो है बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। अब स्पेशल मेजॉरिटी है क्या? इसमें दो कंसेप्ट आ गए। पहला आ गया मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, मतलब दोनों हाउस हमारे लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर उनकी टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी होनी चाहिए, मतलब 50% से ज़्यादा वोट होनी चाहिए। सेकेंड चीज़ वो क्या कह रहा है इसमें? अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। फिर वो कह रहा है जो ये मेजॉरिटी आई इसका क्या है? 2/3 जो मेंबर होंगे हर हाउस के, ठीक है, वो भी क्या होने चाहिए? फेवर में होने चाहिए। तब जाके हमारा स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा कोई भी प्रोविजन, कोई भी अमेंडमेंट क्या होगा? पास होगा। अब इस केस में जो कहा गया है टोटल मेंबरशिप, उसका मीनिंग क्या है वो देखते हैं। टोटल मेंबरशिप मीन्स उसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, चाहे उस दिन या उस टाइम पे हमारी वैकेंस एब्सेंट कितने भी लोग हो। सपोज हमारे 543 टोटल मेंबर्स हैं, तो उसमें से अगर 3 लोग नहीं आए तो हम ये नहीं मानेंगे कि 540 हमारे क्या है? टोटल मेंबरशिप है। हमारी टोटल मेंबरशिप 543 ही रहेगी, उसके रिगार्डिंग ही हम अपनी मेजॉरिटी को कैलकुलेट करेंगे। इस चीज़ को हम कुछ ऐसे समझते हैं, सपोज हमारी टोटल मेंबरशिप किसी हाउस की क्या है? 543, उसमें टोटल मेंबर्स हैं। तो पहली कंडीशन के हिसाब से हमारी टोटल मेंबरशिप का क्या होना चाहिए? 50% मोर देन 50% मेजॉरिटी होनी चाहिए। तो 543 की लगभग 272 हमारी क्या है? लोग मेजॉरिटी, उनकी वोटिंग इतनी होनी चाहिए। तो हमारी 272 की पहली लिमिट बनती है। सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि जो हमारे 2/3 ऑफ द मेंबर हैं जो प्रेजेंट है और वो क्या होने चाहिए? वोटिंग होनी चाहिए। अब 543 में से हमारे 510 लोग ही उस टाइम प्रेजेंट हैं, तो उसके हिसाब से हमारे 2/3 क्या बने? 340 पीपल्स। इट मीन्स हमारी 340 प्लस की जो है क्या होनी चाहिए? वोटिंग फेवर में होनी चाहिए। अब ये दोनों कंडीशन अगर जस्टिफाई होगी तभी हमारी स्पेशल मेजॉरिटी मानी जाएगी। पहली कंडीशन कि 272 की वोटिंग होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन 340 की वोटिंग होनी चाहिए। अब जो 510 लोग प्रेजेंट थे उसमें से अगर 400 मेंबर्स ने फेवर में वोट कर दिया, किसी प्रोविजन के फेवर में वोट कर दिया, तो 400 मेंबर्स के साथ ही हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, 272 वाले भी और 340 वाली भी। तो इस केस में हम इसको स्पेशल मेजॉरिटी मानेंगे और हमारा अमेंडमेंट जो एक्ट है वो पास हो जाएगा। अगर हम मान लें कि 510 जो लोग प्रेजेंट थे उसमें से सिर्फ 310 लोगों ने ही फेवर में वोट किया है, तो अब इस केस में क्या होगा कि जो पहली कंडीशन थी 50% वाली, यानी कि 272 लिमिट की, वो तो फुलफिल हो रही है, बट जो 340 वाली कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हो रही है क्योंकि सिर्फ 310 लोगों ने ही फेवर में वोट किया है। तो इस केस में हमारी स्पेशल मेजॉरिटी नहीं बनती है और हमारा अमेंडमेंट एक्ट पास नहीं होगा। ये थी हमारी स्पेशल मेजॉरिटी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज द स्पेशल मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर वोटिंग एट द थर्ड रीडिंग स्टेज ऑफ बिल, बट बाय वे ऑफ abundant caution the requirement of the special majority has been provided for in the rules of houses in respect of all the effective stages of bill। इसमें वो बात कर रहा है कि किसी भी बिल की 3 रीडिंग्स होती हैं। मीन अगर बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, पार्लियामेंट में जा रहा है, तो वो कैसा होगा? फर्स्ट रीडिंग क्या होगी? हम उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पार्लियामेंट में। सेकंड क्या होगा स्टेज उसका कि जो हमारी पार्लियामेंट में क्या हो रही है? बहस हो रही है, उसके लिए कोई कमेटी बनाई जाएगी कि एक कमेटी बना दी जाए जो कि इस बारे में उसकी रिकमेंडेशन देगी।
फिर थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड स्टेज क्या होगी, वो कमेटी अपनी कुछ रिकमेंडेशन देगी पार्लियामेंट में बैठ के, फिर पार्लियामेंट बैठेगी और उस पर वोटिंग करेगी और फिर ये डिसाइड होगा कि इसको स्पेशल मेजोरिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो ये थी हमारी थर्ड तीनों स्टेजेस जैसे हम बिल इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट में। तो इसमें वो कह रहा है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि हमारी स्पेशल मेजोरिटी हमें थर्ड रीडिंग स्टेज पे ही ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पे पार्लियामेंट बैठती है वो थर्ड स्टेज, वहाँ पे हमें स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है। बट कुछ केसेस में जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम केस हो गया है, अगर कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है, तो उस केस में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि हम तीनों स्टेजेस पे इस स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट को लगा सकते हैं, मतलब तीनों ही स्टेज पे हम स्पेशल मेजॉरिटी को लागू कर सकते हैं। फिर हम इसमें देखते हैं कि हम बाय स्पेशल मेजॉरिटी की प्रोविजन से या इस मेथड से हम कौन कौन से प्रोविजन को अमेंड कर सकते हैं, हम क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं। हम अपने फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या कोई भी दूसरा प्रोविजंस जो कि हमारे फर्स्ट और थर्ड कैटेगरी में इन्वॉल्व नहीं है। फर्स्ट कौन सा टाइप था हमारा, बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, और थर्ड कैटेगरी कौन सी थी, बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट। इन दोनों में जितने भी हमारे प्रोविजंस मतलब इंक्लूड नहीं है, वो सारे हम किसके द्वारा चेंज कर सकते हैं, बाय स्पेशल मेजॉरिटी के। अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड कैटेगरी, दैट इज स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट। इस प्रोविजन में क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ये जो स्पेशल मेजॉरिटी पार्लियामेंट की है, जिसमें हम कंसेंट स्टेट्स का भी मांगते हैं, ये किस पे अप्लाई है, किससे रिलेटेड है, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटी से रिलेटेड है। अगर उसके रिगार्डिंग हमें कोई भी अमेंडमेंट करनी है, तो एक तो हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, जो हमने सेकेंड पॉइंट में देखी थी, जो हमारी सेकेंड कैटेगरी थी। एक और चीज़ इसमें ऐड की गई है, कंसेंट ऑफ स्टेट। जितने भी हमारे टोटल स्टेट हैं, उनमें से अगर हमारे हाफ स्टेट कंसेंट देते हैं, उसको एग्री करते हैं, तो हमारा ये वाला जो थर्ड कैटेगरी है, स्पेशल मेजॉरिटी एंड कंसेंट ऑफ स्टेट के द्वारा हम उस प्रोविजन को पास कर पाएंगे। अब इसमें एक चीज़ और मेंशन की गई, कहते हैं हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की ही हमें क्या है, कंसेंट की ज़रूरत है। सपोज हमारे पास अभी टोटल कितने हमारे स्टेट्स हैं, 28 स्टेट हैं। अगर 14 स्टेट्स ने इसके ऊपर एग्री कर दिया और अपना कंसेंट दे दिया, तो बाकी जो 14 स्टेट है जिन्होंने इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया है या फिर इससे एग्री नहीं करते हैं, तो उस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। 14 स्टेट्स का कंसेंट जहाँ पे मिल गया, हमारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाएगी और ये जो थर्ड टाइप है, हमारी स्पेशल मेजॉरिटी एंड कंसेंट ऑफ स्टेट के साथ हम उस प्रोविजन को, उस अमेंडमेंट को एक्ट बना पाएंगे। फिर वो कहता है कि जो हमें कंसेंट चाहिए हमारी स्टेट से, उसके लिए इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं रखी गई है कि आप कब तक कंसेंट दीजिएगा। ठीक है, कोई भी एक फिक्स टाइम लिमिट नहीं, हो सकता है वो 1 साल बाद अपना कंसेंट दे, हो सकता है वो 2 साल बाद एग्री करे, हो सकता है वो 5 साल बाद एग्री करे। अगर वो 5 साल बाद भी स्टेट एग्री करता है, तो 5 साल बाद ही उस क्या होगा, उस स्पेशल मेजॉरिटी और कंसेंट ऑफ स्टेट के साथ इस प्रोविजन को, इस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब हम देखते हैं कौन कौन से प्रोविजन हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। पहला प्रोविजन क्या है हमारा, कि कोई भी हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हैं या उससे रिलेटेड किसी भी तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो वो हम इस कैटेगरी में हम उसको पास करवा सकते हैं। या फिर हमारी यूनियन और स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है, उनकी पावर कितनी होगी, उनका क्या एक्सटेंट होगा, उनके पास कैसे कैसे पावर्स होंगी, वो सारी चीज़ें भी इस टाइप के द्वारा हम पास करवा सकते हैं। थर्ड आ गया हमारे सुप्रीम कोर्ट और हमारे हाई कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन। फिर हमारा आ गया कि लेजिस्लेटिव पावर को यूनियन और स्टेट में कैसे डिवाइड किया जाए। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हमारे 7th शेड्यूल में दी गई हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, कैसे कैसे सीट्स डिवाइड की जाएंगी। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट आता है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, कि पार्लियामेंट के पास पावर किस चीज़ की, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की या फिर उसके प्रोसीजर को चेंज करने की। मीन्स आर्टिकल 368 खुद, उसको भी हम कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स। तो ये थी हमारी तीनों टाइप्स या तीनों वेज जिससे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस। हमारे आर्टिकल 368 में ये मेंशन है, ये लेट डाउन है कि ये वाला प्रोसीजर है जिससे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। तो पहली चीज़ क्या है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल फॉर द पर्पज ऑफ इन आइदर ऑफ द पार्लियामेंट। कहते हैं अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है तो जो उसका बिल है, जो हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट में होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। स्टेट लेजिस्लेचर में इस बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी पावर ही किसके पास है, हमारी पार्लियामेंट के पास ही पावर है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है। क्योंकि जो चीज़ें स्टेट लेजिस्लेचर में चेंज होती है उसका इफेक्ट सिर्फ हमारे स्टेट पे आता है। अगर हमें ओवरऑल कंट्री में कोई इफेक्ट लाना है तो उसके लिए हमें क्या है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट उस चीज़ को अमेंड करेगी। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि जो ये बिल है वो इंट्रोड्यूस कौन करेगा, या तो वो मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है या फिर कोई प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है। एंड डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। और इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए इन दोनों ही लोगों को क्या है, प्रेसिडेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा मिनिस्टर है और जो प्राइवेट मेंबर है वो होते कौन है। हमारे मिनिस्टर हो गए वो लोग जो रूलिंग गवर्नमेंट में है और उसमें क्या है, वो कैबिनेट मिनिस्टर, उनको कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट दी गई है, वो भी ये बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और प्राइवेट मेंबर भी, मतलब जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं है या फिर ऑपोजिशन में बैठे हैं वो सारे क्या हो गए, हमारे प्राइवेट मेंबर हो गए, वो भी हमारा बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर हमारा प्रोसीजर कहता है कि जो भी बिल हमने इंट्रोड्यूस किया वो पास होना चाहिए इन ईच हाउस, कैसे, बाय स्पेशल मेजोरिटी। मींस मेजोरिटी होनी चाहिए आपकी टोटल मेंबरशिप की, वो है 50% से ज़्यादा। और दूसरी चीज़ कंडीशन क्या लगाई गई थी कि मेजोरिटी होनी चाहिए 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। उस टाइम जो इतने लोग प्रेजेंट हैं उसमें से 2/3 मेंबर्स की क्या होनी चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए, तभी हमारी स्पेशल मेजोरिटी से वो बिल पास माना जाएगा। फिर क्या हुआ कि ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली, कि हर हाउस, दोनों हाउस, लोअर हाउस और अपर हाउस, उस बिल को अलग अलग सेपरेटली पास करेंगे। फिर वो कहता है अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो गया है दोनों हाउसेस में, राज्यसभा और लोकसभा में अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो गया उस बिल को लेकर, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जहाँ पे उन दोनों की जॉइंट सिटिंग करवाई जाए कि भाई आप अपने डेलिब्रेशन से, ठीक है, या फिर इस बिल को पास करना है तो कोई सोल्यूशन निकालिए। जॉइंट सिटिंग अमेंडमेंट के केस में नहीं हो सकती है, दोनों ही हाउस को बिल सेपरेटली पास करना पड़ेगा, उस पर सेपरेटली डिसीजन लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट प्रोसीजर में जो स्टेप दिया गया है वो क्या है, कहता है इफ द बिल सीक्स टू अमेंड फेडरल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर उस बिल का मकसद क्या है, हमारे फेडरल प्रोविजन को चेंज करना है, तो हम उसको कैसे रेटिफाई करेंगे, तो हमें स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए, और साथ में हमें क्या चाहिए, हमारे स्टेट लेजिस्लेचर की हाफ कंसेंट, मतलब जितनी टोटल स्टेट्स है उसमें से हाफ ऑफ द स्टेट का हमें कंसेंट चाहिए होगा, तभी हम उस बिल को चेंज करवा पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, कहता उसके बाद जो हमारे हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, अगर दोनों ही हाउसेस ने इसको पास कर दिया है और हमारी स्टेट लेजिस्लेचर ने भी इसके ऊपर अपना कंसेंट दे दिया है, तो उसमें क्या होगा, ये बिल अब किसके पास जाएगा, हमारे प्रेसिडेंट के पास जाएगा असेंट के लिए, उसकी परमिशन के लिए बिल को हम प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे। अब प्रेसिडेंट को उसके ऊपर असेंट देना ही पड़ेगा, अपनी एक्सेप्शन देनी ही पड़ेगी, उसके पास ये पावर नहीं है कि वो इस बिल को अपने पास होल्ड करके रखे या फिर बिल रिटर्न ही ना करे, ठीक है, या फिर वो अपना असेंट इस पे ना दे, उसको इस पे असेंट देना मस्ट है, कंपल्सरी है। और ये किस अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग है, ये है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग ये प्रेसिडेंट को इसके ऊपर असेंट देना ही होता है। उसके बाद जब प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर असेंट दे दिया तो ये बिल हमारा फाइनली क्या बन जाएगा, एक एक्ट बन जाएगा, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो ये था हमारा अमेंडमेंट का प्रोसीजर। अब कुछ ग्राउंड्स पे हमारे जो अमेंडमेंट्स प्रोसीजर को है क्रिटिसाइज किया गया है, वो कौन से बेसिस हैं। फर्स्ट हमारा बेस है देयर इज नो प्रोविजन फॉर स्पेशल बॉडी लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। कहते हैं कि यूएसए में एक बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, अगर उन्हें कुछ कोई भी अमेंडमेंट करवानी हो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करवानी हो,
तो वो लोग इस कन्वेंशन के पास जाते हैं कि आप ये वाली हमारी अमेंडमेंट करवाइए। तो वो कह रहे हैं कि हमारे इंडिया में इस तरह की कोई भी स्पेशल बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन की टाइप की कोई भी स्पेशल बॉडी इंडिया में नहीं डाली गई है। इंडिया में क्या है, पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, और कुछ ही केसेस में हमारी जो पावर है ये अमेंडमेंट वाली, वो किसके पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। सेकेंड पॉइंट वो कहता है द पावर टू इनिशिएट एन अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद पार्लियामेंट। इसमें वो कह रहा है कि जो हमारे अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस करने की पावर है वो किसके पास है, सिर्फ हमारी पार्लियामेंट के पास है। जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो कोई भी बिल या फिर कोई भी प्रपोजल जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रहा है वो क्या है, इनिशिएट नहीं कर सकती है, सिवाय एक केस में। वो केस कौन सा है, जहाँ पे भी कोई ऐसा रेजोल्यूशन हो रहा है जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर ये रिक्वेस्ट कर रही है पार्लियामेंट से कि भाई हमारे स्टेट में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट किया जाए, हमारे पास कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है तो उसकी क्रिएशन की जाए, या फिर हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश किया जाए। इस केस में क्या है, हमारी स्टेट लेजिस्लेचर इनिशिएट कर सकती है बिल, बाकी किसी कंडीशन में नहीं कर सकती। बाकी सारे ही केसेस में पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो ही बिल को इनिशिएट करेगी। बट यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए के केस में क्या है, अगर वहाँ के जितने भी टोटल स्टेट है उनमें से 2/3 स्टेट अगर ये पिटीशन डालें, ठीक है, और वो पिटीशन अपनी कांग्रेस को भेजे जो वहाँ की पार्लियामेंट है कि हमें ऐसा अमेंडमेंट एक पास करवाना है, तो वहाँ की कांग्रेस मीन्स वहाँ की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन जो उनकी बॉडी है उसको ये बोल सकती है कि आप एक ऐसा प्रपोजल लेके आइए जिसमें ये वाला अमेंडमेंट पास हो सके। बट ऐसा हमारे इंडिया में कोई भी प्रोविजन नहीं है। थर्ड क्रिटिसिज्म क्या है, थर्ड क्रिटिसिज्म ये कहता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेजर जितनी भी अमेंडमेंट हुई है ना वो उसकी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है सिर्फ, ठीक है। चाहे पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी से उस चीज़ को पास करे चाहे सिंपल मेजोरिटी से, सिर्फ कुछ ही लिमिटेड केस में जहाँ पे हमारी फेडरल चीज़ों को चेंज किया जा रहा है वहाँ पे हमें क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर की कंसेंट की ज़रूरत पड़ती है, और वो भी कितनी स्टेट्स की कंसेंट की ज़रूरत है, सिर्फ हाफ स्टेट्स की। और यूएसए के केस में कितनी स्टेट्स की कंसेंट की ज़रूरत है, वो है 3/4। फिर वो बात कह रहे हैं कि हमने जो स्टेट लेजिस्लेचर से कंसेंट लिया, हमने जो उससे कंसेंट मांगा, उसके लिए हमारे संविधान में कोई टाइम फ्रेम डिस्क्राइब नहीं है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में स्टेट लेजिस्लेचर को अपना कंसेंट या अपनी रिजेक्शन को सबमिट करना होगा, चाहे वो 2 साल के बाद डिसीजन ले चाहे वो 5 साल के बाद डिसीजन ले, ऐसा कुछ भी टाइम फ्रेम मेंशन नहीं है। और साथ ही साथ कि स्टेट अपना जो अप्रूवल है वो विड्रॉ कर सकती है या नहीं कर सकती है, इस इशू पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी मेंशन नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म हमारे अमेंडमेंट प्रोसीजर का बनता है। नेक्स्ट पॉइंट वो कहता है कि हमारे बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग का कोई भी प्रोविजन नहीं है। अगर हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे उनकी कंसेंट चाहिए है तो वो अलग अलग ही उसके ऊपर कंसेंट देंगे, दोनों की जॉइंट सिटिंग नहीं करवाई जा सकती। अगर कोई ऑर्डिनरी बिल पे हमें कंसेंट चाहिए उस केस पे हम जॉइंट सिटिंग को करवा सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग हो सकती है, जिसको हेड कौन करेगा, हमारे लोकसभा के स्पीकर। 6 प्रोसेस में वो कहता है कि जो हमारे अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो बिल्कुल लेजिस्लेटिव प्रोसेस की तरह ही सेम है। अगर हमें कोई अमेंडमेंट एक्ट लेके आना है, हमें बहुत बड़ी चीज़ करनी है, तो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई प्रोसीजर नहीं रखा गया है। सिंपल जैसे लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है वैसे ही हमारा अमेंडमेंट का प्रोसेस भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया गया है, सिवाय एक चीज़ को छोड़ के कि इसमें सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी को ऐड कर दिया गया है कि अगर हमें अमेंडमेंट बिल को चेंज करना है या पास करवाना है तो हमें क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होगी। बाकी सारा कुछ ही हमारा ऑर्डिनरी बिल की तरह, लेजिस्लेटिव प्रोसेस की तरह हमारे प्रोसीजर सेम है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है दे लीव अ वाइड स्कोप फॉर टेकिंग मैटर्स टू जुडिशरी। कहते हैं अमेंडमेंट प्रोसीजर्स तो हम ले आते हैं, अमेंडमेंट हम कर लेते हैं, बट ये क्या है, इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं बाद में कि हमें हर अमेंडमेंट के बाद हमारी जुडिशरी के पास उसको सॉल्व कराने के लिए लेके जाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी जुडिशरी का क्या है, बहुत ज़्यादा वाइड स्कोप हो जाता है कि हर मैटर को जुडिशरी के पास, हर अमेंडमेंट को जुडिशरी के पास सॉल्व करने के लिए लेके जाना पड़ता है। तो ये थी हमारी अमेंडमेंट प्रोसीजर की क्रिटिसिज्म।
अब हम बात करेंगे हमारी बेसिक स्ट्रक्चर की, कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व होता है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बेसिक स्ट्रक्चर नाम की चीज़ मेंशन नहीं की गई है। इट इज़ जस्ट एन आइडिया, ये एक आइडियोलॉजी है जहाँ में हम कहते हैं हम अपनी इंडियन डेमोक्रेसी, अपने राइट्स, अपने लिबर्टी को प्रिजर्व रखना चाहते हैं, ठीक है। और ये डॉक्ट्रिन हमें हेल्प करता है किस चीज़ के लिए, हमारे संविधान की स्पिरिट को, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको संभालने के लिए। केशवानंदी भारती केस में कहा गया कि जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसकी बेसिक नींव है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आ जाए, पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। अब इस जजमेंट में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया कि ये वाले बेसिक स्ट्रक्चर हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिनको आप चेंज या अमेंड नहीं कर सकते। वो देखते हैं कौन से। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया की यूनिटी और उसकी सोवरेनिटी, इंडिया की गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल करेक्टर, उसका सेक्युलर करेक्टर, या फिर सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिविजुअल की फ्रीडम। फिर बाय द टाइम और भी सारी चीज़ें इसमें ऐड होती गई बेसिक फीचर के रूप में, जैसे कि हमारा रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट, हमारा जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इक्वलिटी का रूल, फंडामेंटल राइट्स और हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बैलेंस होना, उसकी हार्मनी का होना, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, पार्लियामेंट की पावर को लिमिट करना, सुप्रीम कोर्ट के पावर को लिमिट करना, या उसकी पावर कहाँ कहाँ डिस्क्राइब है अंडर आर्टिकल 32, 136, 142 एंड 147। हमारी हाई कोर्ट की पावर होगी अंडर आर्टिकल 226 एंड 227। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी लॉ या कोई भी अमेंडमेंट आता है जो इन फीचर्स को, जो ऊपर फीचर्स दिए हुए हैं, उनको अगर कोई वॉयलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, डिस्टॉर्ट हो रहा है, और उस केस पे वो उस अमेंडमेंट को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। अब हमारी हिस्ट्री में कुछ ऐसे लैंडमार्क जजमेंट हुए हैं जिसकी बेसिस पे हमारा क्या हुआ है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ है। अब हम वो बेसिक स्ट्रक्चर और उनकी जजमेंट को देखते हैं। पहला हमारा केस आया शंकरी प्रसाद केस 1951। इस केस में क्या हुआ, हमारा जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था 1951 का, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे एक क्वेश्चन मार्क उठा, ठीक है। इस एक्ट ने क्या किया था, राइट टू प्रॉपर्टी को चैलेंज किया था। इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क उठा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हम फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकते हैं। तो इस केस में जजमेंट हुई, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है अंडर आर्टिकल 368। उसके पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है। फंडामेंटल राइट्स हमारे कौन से पार्ट में दिए गए हैं, पार्ट 3 में। तो ये था हमारा शंकरी प्रसाद केस 1951। फिर हमारा नेक्स्ट केस आया गोकुलनाथ केस 1967। इस केस में कोर्ट ने अपने जो पहले के जजमेंट थे उससे रिवर्स जजमेंट दे दी। उन्होंने कहा, जो उन्होंने पहले जजमेंट दी थी फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, फंडामेंटल राइट्स को हम अमेंड कर सकते हैं। अब उन्होंने गोकुलनाथ केस में कहा कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अमेंडेबल, कहते हैं इस चीज़ को हम अमेंड चेंज नहीं कर सकते। इस केस में इन्होंने कहा कि आर्टिकल 368 हमें क्या पावर प्रोवाइड करता है, हमें एक प्रोसीजर देता है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसीजर को अमेंड कर सकते हैं, बट ये हमें क्या चीज़ नहीं देता, बट ये पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की पावर नहीं देता, सिर्फ प्रोसीजर को बदलने की पावर दे रहा है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की पावर। दिस केस कन्फर्ड अपॉन फंडामेंटल राइट्स और ट्रांसेंडेंटल पोजीशन, कहते फंडामेंटल राइट्स को ट्रांसेंडेंटल पोजीशन दे दी गई थी। The majority judgment called upon the consent of implied limitations on the power of parliament to amend the constitution। कहते जितनी भी मेजॉरिटी जजमेंट हुई थी उस जजमेंट के अकॉर्डिंग जो पार्लियामेंट की पावर थी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, उसको क्या कर दिया गया, लिमिट कर दिया गया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान में जो हमारे फंडामेंटल फ्रीडम हमें जो गिवन है वो हमें क्या इंश्योर करेंगे, सिक्योर करेंगे। फिर हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आया, दैट इज केशवानंदा भारती केस 1973। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट का एक लैंडमार्क केस था, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट जो हमारी पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर से
अलग हो। मीन्स पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है। इट मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो नहीं चेंज होना चाहिए, बट वो हर चीज़ को अमेंड कर सकती है। उसमें इस जजमेंट में लिखा गया कि पार्लियामेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ बदल सकती है, अमेंड कर सकती है, उसको दोबारा रीराइट नहीं कर सकती। उसको डिस्ट्रॉय करने का पावर हमारी पार्लियामेंट के पास नहीं है। फिर अपने उसमें कहता है डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इंडियन लॉ के बेसिस पे उन्होंने क्या कहा है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी चीज़ को अमेंड कर सकती है, बट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो वॉयलेट नहीं होना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट केस है इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फिर बात कही, एक थ्योरी अप्लाई की, बेसिक स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक डाउन क्लोज 4 ऑफ आर्टिकल 329A। उसने इस थ्योरी में क्या किया, 329A का जो क्लोज 4 था उसको क्लोज कर दिया, जो कि हम कैसे इंसर्ट हुआ था, बाय द 39th अमेंडमेंट एक्ट इन 1975। किस बेसिस पे इस आर्टिकल को क्लोज किया गया था, उसने कहा था कि ये हमारी पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर से परे है, उसके बियॉन्ड है, क्योंकि ये हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। जो 39th अमेंडमेंट एक्ट है वो हमारी पार्लियामेंट ने पास किया था ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम पे। इस एक्ट में क्या था कि इसमें प्लेस की गई थी प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के, स्पीकर ऑफ लोकसभा के, जितने भी हमारे एक्ट हैं वो किसके परे हैं, जुडिशरी स्क्रूटनी के बियॉन्ड है, उसकी पावर से बियॉन्ड है। इसलिए ये सब इसलिए किया गया क्योंकि उस टाइम जो गवर्नमेंट थी वो किस चीज़ को, इंदिरा गांधी की प्रोसिक्यूशन को दबाना चाहती थी, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की थी उनकी करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस की वजह से। इस चीज़ को वो लोग सप्रेस करना चाह रहे थे। नेक्स्ट हमारा केस आया मिनर्वा मिल केस 1980। इस केस ने दोबारा से हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया। मींस जो हमारी 2 जजमेंट पहले हुई थी, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर रही थी उसको अब स्ट्रक डाउन कर दिया। किस एक्ट के द्वारा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, ठीक है, और उनको डिक्लेयर कर दिया गया कि ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट कर रहे हैं, इसलिए हमने ये जजमेंट स्ट्रक डाउन की है। फिर उन्होंने अपने जजमेंट में क्लियर किया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम पावर में है, ना कि हमारी पार्लियामेंट, ठीक है। इस केस में कोर्ट ने 2 और फीचर्स ऐड किए जो कि हमारी बेसिक स्ट्रक्चर फीचर्स की लिस्ट में ऐड कर दिए गए। वो कौन से थे, एक तो हमारा जुडिशियल रिव्यू, एक बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन दोनों के बैलेंस की बात भी इन्होंने इस लिस्ट में जोड़ दी। फिर जजेस ने कहा कि हमारा क्या है, लिमिटेड अमेंडिंग पावर, कहते हैं हमारी अमेंडमेंट की पावर को लिमिट करना भी खुद में अपने आप में एक हमारे संविधान का बेसिक फीचर है। नेक्स्ट हमारा केस हुआ वमन राव केस 1981। फिर हमारा केस आया वमन राव केस 1981। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से बेसिक स्ट्रक्चर को रीआइट्रेट किया, उस बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन को माना। इन्होंने साथ साथ ये भी कहा जो हमारे केशवानंदा भारती केस की जजमेंट थी वो कब हुई थी, अप्रैल 24, 1973 को। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी अमेंडमेंट हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो इस डेट से पहले की अमेंडमेंट हैं वो सारों को हम अब क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे, या फिर वो रीओपन हो जाएंगे कि आप उसके बारे में भी अमेंडमेंट एक्ट सब लाने शुरू कर दीजिए। उन्होंने ये कहा कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हैं, ठीक है, वो कब से अप्लाई होंगे, आफ्टर अप्रैल 24, 1973 के बाद जितने भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो अनेक्ट होंगी, ठीक है। ये थे हमारे कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स जिन्होंने हमारे बेसिक स्ट्रक्चर की एवोल्यूशन में हेल्प करी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम। Till then, stay connected with Study Master. Thank you.